मेरे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत सारे शुभचिंतक, बहुत सारे दोस्त अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर ये यूट्यूब वीडियोस और ये सारी बातें तुम ये क्यों करते हो? क्या इससे मतलब लोगों तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंचती, तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन दरअसल क्या है कि आप जब भी हिस्ट्री में जाएंगे तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारी चीज़ें रखी, बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि उनको लगता था कि वो इम्पोर्टेंट है, और आने वाली पीढ़ियों ने उसे हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कह के पढ़ा, समझा और जाना। मैं भी इसीलिए करता हूँ ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको पता चले कि आखिर चीज़ें हैं क्या, किस तरह की हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 10th 12th में 11th में पढ़ता था। मुझे उस टाइम पे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी चीज़ों को पढ़ने के लिए, कम से कम जो भी पॉलिटिकल और जितनी इन सारी चीज़ों की। तो एक पत्रिका आती है, अभी भी आती है, पॉलिटिकल पत्रिका है, लेकिन उसमें मतलब सब कुछ उसमें रहता है। सारा मसाला रहता है, पॉलिटिक्स भी रहती है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी रहती है। वीकली उसके न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें। मैं हर बुधवार को वो आया करती थी, और मैं जब 11 12 में था तो मैं इस बात पे हर बुधवार को खुश होकर उठा करता था कि चूँकि मैं 10th 11th में था तो चाय पीना अलाउड हो गया था। हमारे समय में आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि बच्चों को चाय पीना अलाउड नहीं रहता था, लेकिन उस समय पे अलाउड हो गया था। लेकिन मैं जब बुधवार को, वेडनेसडे को उठता था सुबह में, तो मैं डबल खुशी के साथ उठता था कि सिर्फ चाय पीना ही नहीं है, आज मुझे वो पत्रिका, वो मैगजीन मिलने वाली है। मैं उसको पढ़ता था और मैंने एक पर्सपेक्टिव अपनाई, एक समझ बनाई। वो समझ मैंने बनाई और मैं 20 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक, 24 साल की उम्र तक उस सोच के साथ रहा। वो सोच जो आज भी आपको युवाओं में देखने को मिलती हैं, जो यूथ को बोला जाता है कि ऐसा ही होना चाहिए उनको, वही रहा। लेकिन जब मेरे सामने चीज़ें निकल के आईं, मुझे ढूंढना पड़ा, मुझे समझना पड़ा, और जब चीज़ें निकल के आईं तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था मेरे लिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं, या जो अभी बच्चे हैं, मेरा एक कज़न भाई है, वो अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। एक और कज़न है, उसका बड़ा भाई है, वो अभी पढ़ाई ही कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, उनको वो चीज़ें रेडली अवेलेबल हों जो मुझे देर से समझ आई। वो चीज़ें उसको पहले समझ में आए ताकि वो मेरी तरह की सोच न रखे। क्योंकि आज आप देखिए, आज जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये चीज़ें थी पहले से भी। आज सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, मीडिया बिकी हुई है, तुम्हारा मीडिया बिका है तो मेरा मीडिया बिका है, सब एक दूसरे पे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है, सवाल तो सब पे उठते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव मिले, तो इसलिए ये सारी बातें मैं करता हूँ। अब आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है, आज 25 जून है। 25 जून की तारीख इस देश के इतिहास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि इस देश के इतिहास में 25 जून के दिन पहली बार डेमोक्रेसी, फ्रीडम और आपके लिविंग राइट्स पे, आपके फंडामेंटल राइट्स पे पहली बार एक ऐसा प्रेशर डाला गया है, ऐसा अंकुश लगाया गया है जिससे शायद देश आज भी नहीं उभर पाया है। और आज के समय में उसकी बातें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उस समय में। आज वो लोग उसकी बातें ज़्यादा करते हैं जो उस टाइम पे उसके उसका फ़ायदा जिन्होंने लिया, जिन्होंने वो किया। वो थी 25 जून 1975 को इस देश में लगाई गई इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? वो यही थी कि उसने सरकार को, गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड पावर दे दिया, लोगों के सारे अधिकार कर्ब कर दिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, प्रेस पे, जो अपोजिशन था उसके ऊपर, उस सब को बंद कर दिया, और एक तरह से टोटल डिक्टेटरशिप इस देश में चालू हो गई 25 जून 1975 को। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। ये हुआ कैसे था? ये हुआ यूँ था
क्योंकि जो उस समय देश की जो सरकार थी, जिसे आज हमारी पीढ़ी, हम सब लोग, आप भी दादी जी कह सकती हैं, उस समय जो देश में राज कर रही थी महिला, उनको आप दादी जी कह सकती हैं, क्योंकि उनके पोते आज हम पे राज करने की कोशिश करते हैं। तो दादी माँ उस समय चुनाव जीतकर उस समय सरकार में थी, लेकिन उनके जो वादे थे और उनकी जो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे चाचा जी थे, और वो चाचा जी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को और पूरे इस सिस्टम को एक तानाशाही रवैये में और अपने राजशाही में चला रहे थे। इस वजह से वो दादी जी का जो 1971 के इलेक्शन में उनका वादा था कि हम गरीबी हटाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उसके बदले हो रहा था कि देश में इकॉनमी बहुत ख़राब थी। देश में एक तरह से कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, और देश में पूरी की पूरी तानाशाही चल रही थी। उनका जनाधार बहुत तेज़ी से घट रहा था, और इसलिए पूरा का पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार उनके ऊपर हमलावर था, और उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब इससे बहुत ज़्यादा नहीं लड़ सकें, पब्लिक जो है उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि दादी जी का ये कहना था, और इनफैक्ट दादी जी का नहीं, जो उनके एडवाइज़र्स थे, और उनमें एक एडवाइज़र थे उनके पीएन हक्सर साहब, और पीएन हक्सर साहब बहुत बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री में। और 1971 में जो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश की हुई थी, और जिसमें हमने अपने एक दुश्मन को बहुत करारी शिकस्त दी थी, उसमें पीएन हक्सर साहब का बहुत बड़ा रोल है। और पीएन हक्सर साहब के उस रोल के लिए ये देश हमेशा उनको याद रखेगा। लेकिन पीएन हक्सर साहब उसके बाद उन्हें भी लगा कि हम तो सब कुछ हैं, और उन्होंने एक तरह से इस दादी जी की सरकार को निरंकुश बनाने में, दादी जी की सरकार को एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एक तानाशाही सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक वर्ड दिया था कि वो सरकार डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी जैसी बात कही थी, जुडिशरी के लिए डेडिकेटेड जुडिशरी जैसी बात कही थी। तो इस तरह की चीज़ें उस समय हो रही थी। कैबिनेट या पार्टी या फिर पूरे की पूरी पार्लियामेंट, उसका कोई वजूद नहीं था, और सब कुछ पीएम सेक्रेटेरिएट और पीएम हाउस से चला करता था। और इस इमरजेंसी लगने के तात्कालिक कारण, अब मैं जैसे था, जब मैंने पहली बार इमरजेंसी के बारे में सुना तो मुझे लगा वो क्या था, कौन सा बड़ी बात। और जब मैंने थोड़ा सा सुना तो उसमें यही सुना, उस समय ट्रेनें समय पे चलती थी, सारे सरकारी दफ्तर समय पे काम करते थे, और बहुत सारी बातें। और उसको इस तरह से बताया गया कि मैं जब उस एज में था, जिस एज के बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो जाने, उस एज में था, तो मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इसके बहुत सारे दुष्परिणाम थे, और उसके बारे में ही मैं बात करूँगा आज। लेकिन पहले हम थोड़ी इसकी बैकग्राउंड समझ लें। उस समय न पार्टी थी, न पार्लियामेंट था, न कैबिनेट था। सारे के सारे जितने हम एक कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने डेमोक्रेसी के जो पिलर्स थे, डेमोक्रेसी के जितने सारे स्तंभ थे, जितने सारे इंस्टीट्यूशंस थे, वो सब खत्म हो गए थे, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें चला करती थी। इस इमरजेंसी लगाने का जो पर्टिकुलर रीज़न था, जो एक मतलब उस समय का तात्कालिक कारण जिसको कहते हैं, वो ये था कि 1971 में जो चुनाव हुआ था, और जिसमें दादी जी जीत के आई थी रायबरेली से, उस चुनाव में उनके जो विरोधी थे, उन्होंने उनके ऊपर धांधली का आरोप लगाते हुए कि उन्होंने इलेक्शन को रिग किया है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसने दादी जी के चुनाव लड़ने पे और उनके वोटिंग राइट्स पे भी 6 साल का बैन लगा दिया था। दादी जी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई हेल्प नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उसने भी उसमें हेल्प करने से मना कर दिया। और इसकी वजह से जब उनको ये लगा कि उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी।
25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई। प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया। देश को 26 जून को ये पता चला, और प्रेसिडेंट ने उस पर जिस तरह से साइन किया, उसके ऊपर M.K. नारायणन, हमारे टाइम के, यानी हमसे पहली पीढ़ी के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके टाइम के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कार्टून बनाया था जिसमें ये था कि प्रेसिडेंट उस समय बाथ टब में नहा रहे हैं और किसी ने उनको इमरजेंसी का ऑर्डर, एक लेटर दिया और उस पर बाथ टब में ही उन्होंने साइन कर दिया। आप गूगल करोगे आपको मिलेगा। उस समय उन्होंने उस पर साइन कर दिया था और उसको अप्रूव कर दिया था प्रेसिडेंट ने, और कैबिनेट से उसका अप्रूवल उसके बाद लिया गया था। पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर बना के दिया प्रेसिडेंट को, उन्होंने अप्रूव कर दिया और कैबिनेट ने उसके बाद उसको अप्रूव किया था। उस समय पर दादी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में भी चीज़ों की हद होती है। अब आप आज के ज़माने से इसको जोड़ो, जो लोग, जो देश के आधे दुश्मनों की जो मैं बात करता हूँ, जो हर विषय पे हर समय पर जोड़ देते हैं कि देश में इमरजेंसी है, देश में आपातकाल है, आज आपको किस चीज़ से रोका जा रहा है? लोग कह रहे हैं छात्र परेशान हैं। उस समय भी छात्रों ने ही आंदोलन किया था। अभी छात्रों को निकाल कर एक सैटेलाइट आंदोलन, एक पूरी तरह मतलब बनाया हुआ एक आंदोलन, बनाया हुआ पूरा सिस्टम दिखाने की कोशिश की जाती है। लोग नहीं जुड़ते क्योंकि उस समय वो रियल था और उसके खिलाफ लोगों में एक मतलब सेल्फ, वो स्वतः स्फूर्त था, ऑर्गेनिक था। आज की डेट में नहीं है, इसलिए बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ ये कर नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट ने तो 3 महीने 4 महीने तक दिल्ली में शाहीन बाग चलने दिया। नवंबर में फ़ी हाइक के नाम पे शुरू हुआ था आंदोलन JNU में, और उसके बाद वो कश्मीर और ये और वो हर चीज़ को उसमें जोड़ लिया गया, लेकिन वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, इसलिए लोग उससे नहीं जुड़े। ये हकीकत है। आज कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। उस समय बात नहीं कर सकते थे, प्रेस सेंसरशिप थी। सबसे बड़ा तात्कालिक कारण एक तो वो था जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया उसके बाद उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो जयप्रकाश नारायण थे, जो मेरी तरह बिहार के ही थे, सिताब देहरा, छपरा के सिताब देहरा में उनका जन्म हुआ था, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उस समय की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उस समय की एक तरह से जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ एक दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की थी, और वो रैली कम्प्लीटली ऑर्गेनिक थी। लोग खुद उनको सुनने आए थे और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि इस सरकार को जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, जैसा महात्मा गांधी के वो फॉलोअर थे तो उन्होंने वही कहा था कि पुलिस और आर्मी को भी अगर इस तरह के कोई ऑर्डर दिए जाते हैं तो वो ना माने अगर उनको लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि उनको शक था कि गवर्नमेंट अब कुछ ऐसा करेगी। और इसी को आधार बनाकर इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी दादी जी ने। उन्होंने ये कहा कि देश की हालत बिगड़ रही है और देश में शांति व्यवस्था को ख़राब किया जा रहा है। मीडिया और अखबारों की बिजली काट दी गई उस समय। प्रेस पे कम्प्लीटली सेंसरशिप लगा दी गई। रेडियो और दूरदर्शन को न्यूज़ क्या दिखा रहे हैं वो, उससे पहले वो पीएम के हाउस भेजना पड़ता था और उसको देखा जाता था और उसके ऊपर सेंसरशिप की जाती थी। और इसमें हमारे देश के बाद में चल के एक प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी, वो उस समय ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और उनकी लड़ाई एक तरह से बहस हो गई थी दादी जी के, हमारे मतलब चाचा जी से, और चाचा जी चाहते थे कि प्रेस सेंसरशिप लगे और उन्होंने उसका विरोध किया था। तो लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल साहब जी को हटना पड़ा था और उनके जगह पर दूसरे उनके चाचा जी के एक खुद के पसंद के लीडर आए थे, विद्याचरण शुक्ल साहब नाम था उनका। विपक्ष के सारे नेता, सारा का सारा ऑपोजिशन जेल में था, सबको अरेस्ट कर दिया गया, इंक्लूडिंग 75-76 साल के JP, वो भी जेल में थे, आडवाणी जी जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे, मोरारजी देसाई जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने वो जेल में थे, उसके बाद चंद्रशेखर जेल में थे, और सब लोगों को पूरे के पूरे जो भी ऑपोजिशन था उसको जेल में डाल दिया गया। अब उससे आप आज के डेट को देखिए, आज जब ये लोग कहते हैं इमरजेंसी है तो आप देखिए हमारे भैया, जिनकी वजह से मैं उनको दादी जी और चाचा जी कह रहा हूँ, वो भैया आज कुछ भी लैपटॉप खोल के बोल देते हैं, कुछ भी कह के निकल जाते हैं,
और कोई रोक टोक नहीं है। आप कह रहे हैं दादी जी इलेक्शन हार गई थी, उनका जो इलेक्शन में जो जीती थी उसको इस हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनकी जीत को, तब वो उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। और आप ये देखिए कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ भैया ने कैसी कैसी बातें कही, चौकीदार चोर है, ऐसी ऐसी बातें कही, और फिर भी वो आज़ाद हैं। फिर भी हिपोक्रेसी की हद इसी को कहते हैं। हिपोक्रेसी यही है कि वो ये भी कहते हैं कि वो चोर हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे बोलने की आज़ादी नहीं। कंप्लीटली पुलिस राज, कंप्लीटली अफसरशाही हावी हो गई थी। पुलिस राज हो गया था देश भर में, और देश भर में सब लोगों को पुलिस के उसमें चलना पड़ता था। जैसा मैंने बताया कि मेरी पीढ़ी को, जब मैं समझ रहा था चीज़ों को, तब यही पता चलती थी कि ट्रेनें समय पे आती थी, पूरा का पूरा सिस्टम टाइम पे काम करता था, सही टाइम काम करता था। लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या क्या थे वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। न अदालत आपको कुछ दे सकती थी, न कोर्ट में आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता था। फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिए गए थे। कोर्ट कचहरियाँ भी, जैसा मैंने आपको कहा, डेडिकेटेड जुडिशरी, डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी चल रही थी। और जेपी ने, आदरणीय जेपी ने जो सविनय अवज्ञा की तरह एक आंदोलन कहा पुलिस और आर्मी से, उसके लिए भी देश को इमरजेंसी में ढकेल दिया गया। और दादी ने जेपी जैसे बुजुर्ग को, जो उनको प्यार से इन दादी का नाम लेके कहते थे, उनको उन्होंने कहा एक जना तो ये भी कह रहा है कि बगावत कर दो, और इस तरह की बातें उन्होंने कही उन बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जिनके पीछे पूरा का पूरा देश। आप जब ये देख रहे हो, अपने पापा से पूछना, अपने पिताजी से पूछना, उन्होंने भी ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा उसमें। मेरे पिताजी जेल गए थे, लाठियाँ भी खाई थी, कम खाई। दादी ने हिंसा का वातावरण और विरोधी दल कह के इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रही थी। वो कह रही थी देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है और विपक्ष उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। आज तो सारा विपक्ष आज़ाद है, फिर कैसी आप इमरजेंसी की बात करते। अब इसमें हुआ क्या क्या और इसका फ़ायदा किस तरह से उठाया, और जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिनको फ़ायदा मिला, आज वही लोग संविधान बचाने की बात और संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात, सेकुलर की बात और तरह तरह की बात करके इस गवर्नमेंट को हर तरह से कोसते हैं और फिर कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आज़ादी नहीं है, इमरजेंसी। उस समय सबसे बड़ी चीज़ जो हुई थी, दो तीन चीज़ें, उनमें एक 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। आप उसको डिटेल में जाके पढ़ो, मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसमें जो सबसे बेसिक काम किया गया था वो ये कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था। आज जो आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो वो नहीं है जो हमारे पुरखों ने ओरिजिनली संविधान में डाला था। उसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, हमारे पुरखों ने सोच समझ के नहीं डाला था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती दादी ने पूरे के पूरे अपोजिशन को जेल में डाल के अपनी मनमर्जी से उसको डाला, अपोजिशन को जेल में भर दिया। और फेक न्यूज़ के बहाने ये कह के, आज आप देखो हर जगह फेक न्यूज़ है, हर जगह कह दिया जाता है, हर जगह कह दिया जाता है कि जामिया में कथित तौर पे पुलिस ने मोलेस्ट किया लड़कियों को। ऐसी कोई खबर नहीं निकल आती, लेकिन उस समय पे जब सब कुछ टेंशन हाई रहता है, कह दिया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। आज आप देखो फेक न्यूज़ की बहार है, लेकिन कोई कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। और फेक न्यूज़ तो ऐसे ऐसे चैनल्स चला रहे हैं, उनका तो पूरा धंधा ही फेक न्यूज़ पे चल रहा है, वो जीवित हैं फेक न्यूज़ पे। ऐसे ऐसे लायर, टेंट और ये सब भरे पड़े हैं, ये जीवित जिंदा ही हैं फेक न्यूज़ पे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कहना है इसलिए कह देते हैं कि इमरजेंसी लगी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरसीड किया गया एक जज को, जिनको सीजेआई बनना था, उनको सुपरसीड किया गया। और उस टाइम पे ये कोशिश की गई थी कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था और चेंज करने की कोशिश पहले हुई थी, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम 13 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ये डिसाइड किया था। और वो केस बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती का केस। उस केस में ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक उसका एक फ्रेमवर्क है, उसको चेंज नहीं कर सकती। उसमें 7 और 6 से
वो इस ऑर्डर को पास किया गया था। तो जो 6 वाले थे उनमें एक जज थे, उनको 3 उनके सीनियर जजेस को सुपरसीड करके उनको सीजेआई बनाया गया था, जिसके एंगल्स में, जिसके एनेक्सियस में जो उनके जो 3 सीनियर जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ये वही था कि डेडिकेटेड जुडिशरी बनाने की कोशिश। और सबसे काला अध्याय उसका है जो 5 पॉइंट चाचा जी के थे, जिसमें 5 पॉइंट में एक पॉइंट बहुत ख़राब था, वो था जबरन नसबंदी करने का कार्यक्रम, जो ट्यूबेक्टोमी और जो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी पे उसमें बहुत जोर दिया गया। और एक डेटा आता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। लोकतंत्र का काला दिन वो था, काला अध्याय वो था। 2014 के बाद से जो आप लोकतंत्र रोज़ लाना चाह रहे हो, चाय के कप में बिस्किट टूट जाना लोकतंत्र, ये इमरजेंसी नहीं होती। स्टूडियो में बैठ के कहानी रचना इमरजेंसी नहीं होती। उस टाइम पे देश की सुंदरता और देश के दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली की सुंदरता बढ़ाने के नाम पे झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। वहाँ पर जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसको कहते हैं इमरजेंसी। आज नहीं है। इसलिए हमारी पीढ़ियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इमरजेंसी थी क्या। और जिसको इस पूरे आज के नैरेटिव में सबसे ज़्यादा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कभी पलट के जवाब नहीं देती और उसको सबसे ज़्यादा आरोप लगाया जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। द इकोनॉमिस्ट ने, ये विकिपीडिया पे है, आप जाके पढ़ सकते हो इमरजेंसी के बारे में। और द इकोनॉमिस्ट ने आरएसएस के उस रोल को, जिसमें उन्होंने अंडर कवर रह के, भूमिगत रह के और छुप के ही सरकार के विरोध का आंदोलन जारी रखा, उसको द इकोनॉमिस्ट ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड नॉन लेफ्ट ऐसा एक आंदोलन कहा था जो सक्सेसफुल रहा। जो आंदोलन चला उसको पहला नॉन लेफ्ट आंदोलन पूरे देश का कहा, पूरी दुनिया का कहा, पहला ऐसा नॉन लेफ्ट आंदोलन। और उसको चलाया किसने? आरएसएस के स्वयंसेवकों ने। और आज उसके ऊपर इतनी सारी टिप्पणियाँ, इतने सारे आरोप लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो सार्वजनिक जीवन के कहीं पर ऐसा है ही नहीं कि वो आके जवाब दे। उसका काम ही सेवा का है, लेकिन लोगों को ऐसे नैरेटिव फैलाए जाते हैं, एक झूठ बोलो, बार बार बोलते चले जाओ। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे आएँ और हम लोग लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी पीढ़ियों को बताएं, एक दस्तावेज बना के रखें कि आखिर देश में हुआ क्या था और हमें सीखना कहाँ से है। और हमें अपनी हिस्ट्री को हमेशा याद रखनी है। आज के डेट में जो सबसे बड़े ज्ञानी, संविधान, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं, कहने वाले जो सबसे बड़े कमरेडवे हमारे भाई हैं, उनकी पार्टी ने सिर्फ 62 में देश को धोखा नहीं दिया। जब चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है कहते हुए उनके कैडर्स कैलकाटा में रोड पे निकल आए थे, सिर्फ उस समय उन्होंने धोखा नहीं दिया। ये भी जब इमरजेंसी देश में लगी, जब सही में इमरजेंसी देश में लगी थी, जब देश के लोगों के नागरिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, कोर्ट को बंद कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया, तब इनको छोड़ के सारा विपक्ष एकजुट होकर लड़ा। इन्होंने लड़ाई नहीं की। आज ये अगर आपको कहते हैं इस तरह की, तो उठा के इनके मुंह पे मारिए कि तुमने क्या किया था जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तुमने क्या किया था जब 1962 में इंडिया साइनो वार हो रहा था। और उस समय ऐसी ऐसी बातें हमारी दादी जी के बारे में, हमारी दादी जी के पार्टी के लोग करते थे, जिसका एक एग्जांपल उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने, देवकांत बरुआ साहब, उन्होंने कहा था, इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी क्या थी, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं आज के डेट में क्या है। कोई नहीं कहता कि मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, लेकिन वो कहते थे। आज मुझे बोलने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, प्रेस दिन भर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखता है, कोई कुछ नहीं करता। ये है सच्चाई और ये है आज़ादी, जिसको ख़त्म किया था दादी जी ने। और दादी जी ने सिर्फ नहीं, उनकी पूरी पार्टी ने, जिसको आज भैया चला रहे हैं। हमें और आपको और हमारी पीढ़ियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।